जय हिंद साथियों। आज हम उत्तर भारत के मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने पर्वतीय भी देख लिए हैं, नदियां देख हो चुकी है हमारी। फिर इसके बाद तटीय क्षेत्र भी देख लिया हमने, समुद्र तटीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। और नदियों में पर्वत वगैरह सब देख लिए। नदियों में कुछ अब उत्तर भारत के मैदान बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर भारत में मैदान में चर्चा कर देंगे। वो दो प्रकार के होते हैं, एक भौगोलिक दृष्टि से और क्षेत्रीय दृष्टि से, है ना। तो भौगोलिक दृष्टि में वो आते हैं जैसे खादर हो गया, कभी नाम सुना होगा, भागर हो गया है, बांगर हो गया, खादर है, तराई हो गई, है ना। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। कभी कभी पूछता है पुरानी मृदा क्या है, नवीन मृदा कौन सी है। ये पीएससी में पूछा था कि पुरानी मृदा किसके बोलते हैं, नवीन मृदा किसको बोलते हैं। अब देखते हैं हम उत्तर भारत के विशाल मैदान। क्या देखते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान कहाँ है। उत्तर भारत के विशाल मैदान के के बारे में चर्चा करेंगे। हम मैदान के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा क्या है, मैदान में कभी पूछ लेता है, खादर बांदर बारे में काफी क्वेश्चन पूछता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के। उत्तर भारत के विशाल मैदान दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौगोलिक दृष्टि से, है ना। और दूसरा है क्षेत्रीय दृष्टि से। ठीक है। अब भौगोलिक दृष्टि में जैसे इसमें आता है तराई हो गई, भाबर हो गया, खादर आ गए, है ना। जो नदी के द्वारा जो अवसाद चट्टाने बनती हैं उसको बोलते हैं भौगोलिक दृष्टि से। क्षेत्रीय दृष्टि जैसे सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र का मैदान आ गया, है ना, वो वाला क्षेत्रीय दृष्टि जो क्षेत्र में पड़ता है, मैदानी क्षेत्र वाला। तो इसमें भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे। तो भौगोलिक दृष्टि में हम थोड़ा समझते हैं भाबर क्या होता है, तराई क्या होती है, खादर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पहले चर्चा करते हैं भाबर के बारे में। किसके बारे में, भागर, ये भाबर, भांबर, है ना, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भांबर है क्या। तो भांबर जिसे पर्वतीय है, पर्वतीय क्षेत्र है, ये पर्वतीय है, जो पर्वत है वहां से नदियों, जब पर्वत से नदियां आती है ना, जिस नदियां आएगी यहाँ पे पर्वत से, तो नीचे आएगी उसी के समांतर इनके जो नदी द्वारा, इस प्रदेश में नदी द्वारा जो विशाल पत्थर कंकड़ वगैरह अवसाद के रूप में जमते हैं यहाँ पे, है ना। कैसे, कंकड़ पत्थर, जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के रूप में अवसाद के रूप में यहाँ आते हैं, नदी के द्वारा बहाकर लाया जाता है विशाल, उनको बोलते हैं भांबर बोलते हैं। इसका क्षेत्र कितना होता है, तो ये कैसा होता है, समांतर होता है ना। जैसे यहाँ से पर्वत से आएंगे तो नदियां इनके समांतर रहेगी, तो इसका दायरा कितना होगा, तो इसका दायरा होता है 8 से 16 किलोमीटर इसका चौड़ाई होता है। कितना, 8 से 16 किलोमीटर। भाबर क्या है, नदियों के द्वारा पर्वत से नदियों के द्वारा बड़े बड़े चट्टानों को अवसाद के रूप में एक समांतर लाता है, अवसाद जमाता है ना। बड़े पत्थर होते हैं, उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 8 से 16 किलोमीटर में रहता है ना। ये वाला क्षेत्र, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर रहते हैं, तो उसको बोलते हैं भांबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर नदियों के द्वारा बड़े बड़े कंकड़ चट्टान उनको लाने अवसाद के रूप में जमा करते हैं, उसको भांबर बोलते हैं। इसका क्षेत्र होता है 8 से 16 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ नदियां आती है तो कभी कभी क्या है, नदियां अपना मार्ग चेंज कर लेती है। क्यों, बड़े चट्टान होने के कारण। तो इसकी जो संरचना होती है ना, वो पंखेनुमा संरचना बन जाती है, पंखनुमा संरचना बन जाती है ना। इसके कारण उसको बोलते हैं पंख, जलोढ़ पंख। क्या बोलते हैं, जलोढ़ पंख बोलते हैं, या फिर पंख बोलते हैं, है ना, पंख बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, जलोढ़ पंख क्या है। तो जलोढ़ पंख ये है कि जो नदियां आएगी तो उसमें बड़े बड़े चट्टानों होने के कारण वो अपना मार्ग पंखे जैसे जमा लेती है ना, अपना मार्ग परिवर्तन करती है, तो वो पंखेनुमा जैसे संरचना बनती है, तो उसको पंखनुमा संरचना होने के कारण उसको जलोढ़ पंख या पंख कहते हैं। अब यहाँ पे नदियां आती है तो बड़े पत्थर होने के कारण वो नीचे से चले जाती है, क्या नदियां क्या बोले, विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, नदी विलुप्त के रूप में दिखती है। किसे दिखती है, विलुप्त के रूप में। क्यों, कि बड़े बड़े चट्टान रहते तो वो अंदर के अंदर चले जाती है। ये देखा हमने भाबर के बारे में चर्चा करी। अब तराई के बारे में चर्चा करते हैं। ये तराई उसके ही समांतर रहता है, और ये कहाँ पे है, पर्वतीय क्षेत्र में। तो ये शिवालिक क्षेत्र में आता है। कहाँ पे आता है, शिवालिक क्षेत्र में। कौन से, शिवालिक पर्वत सुना होगा नाम।
तो शिवालिक क्षेत्र में जो मैदान रहेगा वो भाबर ही रहेगा। अब तराई के बारे में चर्चा करेंगे। तराई रहता है जो भाबर के दक्षिणी भाग में है ना, भाबर के दक्षिणी भाग में जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर किसे से छोटे छोटे रहते हैं, वो रेतीली और दलदली मृदा को ही तराई कहा जाता है। कैसा होता है? तो भाबर के दक्षिणी भाग में, कहा है? दक्षिणी भाग में जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, रेतीली और दलदली भूमि को, मृदा को ही तराई कहा जाता है। परिभाषा मैंने बता दी क्या बोलते हैं। भाबर के दक्षिणी भाग में है ना। और तराई किसको बोलते हैं? जो नदियों के द्वारा अवसाद लाए जाते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है ना, और रेतीली दलदली है, रेतीली दलदली जमीन रहती है, तो उसको बोलते हैं तराई बोलते हैं। इसका क्षेत्र कितना होता है? तो क्षेत्र होता है 15 से 30 किलोमीटर का क्षेत्र होता है इनका चौड़ाई। ठीक है, इसको बोलते हैं तराई। अब तराई है जो इसमें काफी जैव विविधता पाई जाती है इसमें, क्योंकि तराई क्षेत्र जो नेपाल हो गया है, नेपाल फिर पश्चिम बंगाल ऊपरी क्षेत्र वाला यूपी में, तो ये तराई क्षेत्र काफी जैव विविधता पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? जैव विविधता अधिक मिलती है। कहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि जैव विविधता किसमें पाई जाती है? जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में। यहाँ पे रेंगने वाले जीव जंतु रहते हैं, है ना। कैसे रहते हैं? रेंगने वाले जीव जंतु रहते हैं। मच्छर काफी यहाँ पे उत्पादन मतलब जन्म लेते हैं। मच्छर, बड़े बड़े मच्छर कहाँ पे रहते हैं? तो तराई क्षेत्र में ही रहेंगे। कहाँ पे? तराई क्षेत्र में। यहाँ पे कृषि योग्य भूमि रहती है, तराई में कृषि की जाती है। क्या पूछे? कृषि तराई में कभी क्वेश्चन पूछता है कृषि की जाती है, तो हाँ कृषि की जाती है। इसमें कृषि नहीं होती क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होते हैं। यहाँ पे कृषि योग्य भूमि होती है ना। क्या? तराई वाला। अब देखते हैं हम खादर के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? खादर के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये नदी है, नदी आई और इसमें नदी दिखने लग जाती है किसमें? तराई में, है ना। अब नदी आई यहाँ पे, नदी का ये नदी क्षेत्र है, तो नदी के पास जो दायरा बनेगा है ना, जो अवसाद रहेगा, बारीक बारीक कंकड़ पत्थर रहेंगे, है ना, जलोढ़ मृदा रहेगी, चिकनी जलोढ़ मृदा रहेगी, ये वाले है ना, ये वाला क्षेत्र रहेगा। तो इसको खादर, कौन सा बात करेंगे हम? खादर के बारे में। ये तो हमारी नदी हो गई, तो ये खादर के बारे में। क्या? खादर, खादर के बारे में। ये खादर जो नदी के पास में जो क्षेत्र, जो अवसाद बारीक बारीक मृदा जमी रहती है, अवसाद जमे रहते हैं, है ना, इसकी चिकनी मट्टी मृदा रहती है, उसको बोलते हैं खादर। खादर को नवीन मृदा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नवीन मृदा कहा जाता है। क्या पूछेंगे कि खादर किसको बोलते हैं? तो खादर जो तराई के दक्षिणी भाग में है ना, दक्षिणी भाग में है। और नवीन मृदा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नदी होता है, नदी के औसत हर बार प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तो उसमें परत जमती जाती है ना। तो हर साल उसमें मृदा नई नई मतलब अवसाद रूप जमता रहता है, जिसको कारण उसको नवीन मृदा कहा जाता है। यहाँ काफी मात्रा में कृषि की जाती है, अच्छी उपज भूमि होती है ना, किसी अच्छी कृषि भूमि उपज होती है। उपज कैसा रहेगा? कृषि योग्य भूमि है और काफी उपजाऊ भूमि होती है। कैसी? उपजाऊ भूमि है। कैसी? खादर कैसे? उपजाऊ और नवीन मृदा है। अब पंजाब में जो खादर भूमि है, पंजाब में कहा है? पंजाब में जो भूमि का मैदान है ना, मैदान है, उसको बोलते हैं हम बेट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बेट कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? पंजाब में। जो खादर के मैदान भूमि है ना, उसको बोलते हैं पंजाब में बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। अब खादर के बारे में क्या पूछेगा? खादर क्या है? तो खादर एक नवीन मृदा है। नवीन मृदा इसलिए कहा जाता है कि नदी के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के रूप में जो अवसाद जमता रहता है प्रति वर्ष, तो नवीन 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 परत जमती है, इसलिए नवीन मृदा कहते हैं। ये काफी उपजाऊ भूमि होती है और कृषि योग्य भूमि है। पंजाब में इन मैदानों को बोलते हैं बेट कहा जाता है। ठीक है, ये हम खादर के बारे में चर्चा करें। अब देखते हैं हम बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। तो बांगर ये है, इससे कुछ थोड़ी दूर, किससे? खादर से थोड़ा दूर, है ना, ये वाला क्षेत्र। थोड़े बड़े कंकर, थोड़ा पत्थर, इससे थोड़ी बड़ी मृदा होती है, किसी चिकनी मृदा ये भी होती है। ये क्या है? बांगर। हम बांगर के बारे में पढ़ेंगे। बांगर, ये बांगर मृदा है जो कैसी है? पुरानी मृदा है। कैसी है? क्या बोलते हैं? पुरानी मृदा। पुरानी मृदा है, यह पुरानी जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा है ना। कभी क्वेश्चन पूछे पुरानी पुरानी मृदा कौन सी है, तो बांगर है। क्यों? क्योंकि जो नदी के बाढ़ आता है,
जब नदी बाढ़ आता है हर साल प्रतिवर्ष, तो यहाँ तक अवसाद नहीं पहुंच पाता है। कहाँ तक? बांगर तक नहीं पहुंचता है। जो इनके अवसाद होते हैं वो पुराने ही रहते हैं, है ना, जो एक बार पहले अवसाद बन जाते हैं वही रहते हैं, है ना। इसको बोलते हैं, इसलिए कारण उसको पुरानी मृदा कहा जाता है। अब पुरानी मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अवसाद काफी पुराने होते हैं, और जो प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी यहाँ पे नहीं जाता है, इसका कारण उसको भांगर को पुरानी मृदा कहा जाता है। अब पंजाबी क्षेत्र में, पंजाब में जो नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती, वो जमा मृदा रहता है, वो मैदान बना रहता है, मैदान बना हुआ है हरियाणा पंजाब में, है ना। पंजाब में जो मैदान बनते हैं बांगर के, किसके? बांगर के मैदान को बोलते हैं, उसको धाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धाई कहा जाता है। तो धाई किसको बोलते हैं? बांगर को। जब पंजाब में मैदानी क्षेत्र रहते हैं ना, किनसे? बांगर के बने हुए हैं, उसको धाई कहा जाता है। उधर क्या कहा जाता था खादर को? तो बेट कहा जाता था। ठीक है। अभी अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रेहल, अब हमने खादर के बारे में, भांगर, तराई और खादर और बांगर के बारे में चर्चा करी, ये भौगोलिक दृष्टि से है। अभी कभी कोई पूछता है कि कोई शब्द देता है कि रेहे या कलर क्या है? क्या पूछता है? रेहे और कलर क्या है? क्या बोलता है? रेहे या कलर, ऐसे शब्द देते हैं छोटे छोटे। तो ये शब्द क्या है? तो ये भूमि से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि से संबंधित है, मृदा से संबंधित है। तो जो बांगर है ना, जो बांगर मृदा है ना, बांगर मृदा है जिसमें काफी अत्यधिक रूप से कृषि की जाती है ना, बहुत मात्रा में, मतलब उसमें कृषि की जाना या सिंचाई की जाती है, अत्यधिक अत्यधिक वहां पे कृषि की सिंचाई की जाती है। क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है ना। तो वहां नमकीन परत बन जाती है, नमकीन सफेद सफेद परत जम जाती है ना, नमकीन सफेद सफेद परत जम जाती है ना। उसको बोलते हैं रेहे या कलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? भागर की मृदा में, है ना, भागरी क्षेत्र में या फिर भागर मृदा में अत्यधिक सिंचाई करने से, है ना, सिंचाई करने से वहां पे एक नमकीन सफेद परत जम जाती है, उसी को रेहे या कलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेहे या कलर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? कैसे? भांगर मृदा में या भांगरी क्षेत्र में अत्यधिक कृषि या सिंचाई करने से वहां पे एक नमकीन सफेद परत जम जाती है, तो उसको बोलते हैं रेह या कलर कहा जाता है। ठीक है, ये शब्द ऐसे कभी कभी पूछता है। तो आप देखते हैं, आप दूसरा एक शब्द और लेते हैं, और रेह कलर के बाद में अब यहाँ पे आता है, रेह कलर के बाद में दूसरा क्षेत्र ले लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे रेह के बाद चर्चा कर ली हमने। अभी हम भेड़ के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। किसके बारे में? भेड़। तो वेटलैंड देखते हैं, वेटलैंड, या फिर हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? टॉप। तो हम भोड़ के बारे में चर्चा करेंगे, या रेहे के बारे में चर्चा कर ली। ये भोड़ वो होता है जैसे भांगर क्षेत्र होता है ना। ये भांगर क्षेत्र है, ये भांगर प्रदेश है। तो प्रदेश भागों में क्या होता है? काफी अपक्षय हो जाता है। भांगर प्रदेश में क्या है? ये भांगर प्रदेश में मृदा का क्या होता है? मृदा का अपक्षय या क्षय होने लगा, मतलब उसमें नष्ट होने लग जाती है। क्या हो जाता है? अपक्षयी, अपक्षयी क्रिया होती है, या क्षरण होने लग जाता है। क्षरण मतलब नष्ट होने लग जाती है। तो भोड़ किसको बोलते हैं? भोड़ शब्द पूछता है, भोड़ क्या है? तो बांगर प्रदेश में मृदा का, है ना, बांगर प्रदेश के भागों में मृदा का अपक्षय क्षरण होना क्या कहलाता है? भोड़ कहलाता है। ये काफी हरियाणा पंजाब में देखा जाता है। और जो हम रेहल देखा ना, रेहल, रेह और कलर, वो उसका क्षेत्र भी कहाँ पड़ता है? हरियाणा पंजाब में पड़ता है, हरियाणा पंजाब में, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक मात्रा में कृषि की जाती है ना। तो उसी पे वे परत सफेद जम जाती है, उसको बोलते हैं रेह कलर। भोड़ उसी को भागर प्रदेश उधर ही है जहाँ मृदा में क्या है? काफी मात्रा में मृदा का क्षय या अपक्षय होना कहलाता है, मतलब मृदा का नष्ट होना ही अपक्षय कहलाता है, क्षरण कहलाता है। तो उसको बोलते हैं भोड़ कहते हैं। यह क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो ये क्षेत्र भी पड़ता है हरियाणा में और पंजाब में, जो यहाँ पे काफी मात्रा में मृदा का क्षय होता है, उसको बोलते हैं भोड़ या भोड़ कहा जाता है। हम आप देखते हैं, चर्चा करेंगे भोड़ के बाद में डेल्टाई प्रदेश क्या होता है? डेल्टाई,
तो डेल्टाएं जो नदियों के द्वारा, है ना, दो नदियां, कोई सी नदियां हैं, नदियों का द्वारा, है ना, क्या बोलते हैं, डेल्टाएं। मैंने डेल्टा के बारे में पहले चर्चा की थी। डेल्टा, डेल्टाएं क्या होते हैं। तो जैसे नदियां हैं वो अपनी जो रफ्तार धीमी कर लेते हैं, अपने रफ्तार धीमी से अपना एरिया बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ जो क्षेत्र बनता है ना, कहाँ पे, मुहाना पे। जैसे नदियां अपने मुहाना पे पहुंचती है, वहां अपनी जो स्पीड रहेगी वो कम आ जाएगी और अपना फैल जाती है, अपने अपनी वितरिकाओं या शाखाओं में फैल जाती है। उसी को बोलते हैं डेल्टाएं क्षेत्र बोलते हैं। हमारे डेल्टाएं क्षेत्र, सुंदरवाल डेल्टा एक उदाहरण है, जो गंगा नदी और कहाँ का है, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र नदी का बना हुआ क्षेत्र है। जो आपने क्या है, अपनी जो स्पीड रहेगी वो कम हो जाएगी और अपने अपने क्षेत्र में फैल जाएगी, है ना। तो उसका मुहाने में जो क्षेत्र बनता है, यहाँ काफी काफी अवसाद दलदलीय क्षेत्र होता है। कैसा है, दलदलीय क्षेत्र होता है। और अवसाद रूप में यहाँ बहुत सारे चीजें आ जाती है, अवसाद रहता है काफी, और दलदलीय क्षेत्र होता है। तो बहुत सारा यहाँ डेल्टा बन जाता है। सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ, कौन सी नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों के मुहाने पे बना हुआ है ना। ये है हमारा डेल्टा क्षेत्र देखा हमने। अब देखते हैं हम वेटलैंड, है ना। वेटलैंड क्या है, वेटलैंड क्या है, क्या देंगे, वेटलैंड। कभी ये शब्द कैसे पूछ लेते हैं, वेटलैंड क्या है। तो वेटलैंड ये क्या है, यमुना और सोन नदी, है ना, चंबल और सोन नदी होती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकली हुई, और सोन नदी है। तो सोन नदी में काफी मृदा का उठा फटा रहता है ना, जहाँ काफी गैप बना रहता है, उसको ही वेटलैंड कहते हैं। मतलब काफी क्षेत्रों से जो चंबल नदी है और सोन नदी के जो क्षेत्र होता है ना, ये वाला क्षेत्र है, तो काफी उठा फटा रहता है, तो उसी को मतलब वेटलैंड कहा जाता है ना। ये हमने कुछ शब्द देखा है, क्या बोलते हैं, भांबर, तराई, बांगर और खादर के बारे में। फिर रिहल कल्लर देखा है, गुड़ देखा है, वेटलैंड शब्द देखा है। हम देखेंगे क्षेत्रीय दृष्टि से, क्षेत्रीय दृष्टि में कौन कौन आता है। तो क्षेत्रीय दृष्टि में आता है, हम सिंधु नदी वाला ले लेंगे, गंगा प्रदेश, गंगा का मैदान ले लेंगे, ये क्षेत्र आएंगे मैदान। कौन से, ये हमने अभी भौगोलिक दृष्टि से देखा। अब ये हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्षेत्रीय दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रीय दृष्टि से। क्षेत्रीय दृष्टि में क्या, कौन सी नदी आती ज्यादा, सिंधु नदी आएगी, है ना। सिंधु नदी वाली जो भी उसके तंत्र बने, सिंधु तंत्र आएगी, पूरी नदी आ जाएगी। इधर गंगा का मैदान आ जाएगा, गंगा का मैदान। तो ये इन नदियों का जो मैदान बनेगा वो आते हैं। तो सिंधु नदी वाला देखा हमने, क्योंकि दो नदियों के बीच जो क्षेत्र बनेगा सिंधु नदी का तंत्र में, उसको क्या कहा जाता है। तो ये देखते हैं हम, सिंधु नदी, ये वाली सिंधु नदी, है ना। ये कौन सी, झेलम नदी हो गई, ये हो गई चिनाब नदी हो गई, है ना। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। ये रावी नदी हो गई है, फिर ये व्यास नदी हो गई है, और ये सतलज नदी। कौन कौन सी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी, ठीक है, और ये झेलम नदी, झेलम नदी, और ये चिनाब नदी, चिनाब नदी हो गई, ये रावी नदी हो गई है, और ये व्यास नदी हो गई है, और ये सतलज नदी, है ना। सतलज नदी यहाँ से, हाँ, कि बस। अब पूछता है कि सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के मैदानी क्षेत्र को क्या बोलते हैं। हम अभी क्षेत्र दृष्टि से देख रहे हैं, क्षेत्रीय दृष्टि से में सिंधु तंत्र देख रहे हैं कि इसके मैदान को क्या बोला जाता है। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है ना। ये क्वेश्चन पूछता है। तो झेलम और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ये पूछता है क्वेश्चन। चिनाब और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, व्यास और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछता है ना। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे। तो इस सिंधु नदी और झेलम नदी उसी सिंधु नदी के नाम पे पड़ा हुआ है, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सिंधु या सिंध सागर, सिंध सागर क्षेत्र। यार इसी को आप भी बोलते, क्या है, सिंधु क्षेत्र दो आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दो आप, दो आप। दो आप शब्द ऐसा शब्द होता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र बनता है उसको दो आप कहा जाता है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दो आप क्या है। तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र बनेगा, है ना, जो काफी उपजाऊ रहता है, तो उनको बोलते हैं दो आप कहा जाता है। तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच जो क्षेत्र बनेगा, मैदानी क्षेत्र रहेगा, वो सिंधु सागर क्षेत्र या मैदान कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंधु सागर
क्षेत्र मैदान कहेंगे। अब झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच कभी क्षेत्र पूछता है तो चाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाज, चाज या चज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच के मैदान को क्या बोलते थे? चाज का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाज का मैदान कहा जाता है। अब पूछेगा चिनाब नदी और रावी नदी के बीच के मैदान को क्या कहा जाता है ना? तो उसको रचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रचना कहा जाता है। आप बोलते हैं रावी और व्यास के नदी को क्या कहा जाता है ना? किसको? रावी और व्यास नदी के बीच। कभी सतलज नदी इसके बोलेंगे तो विस्ता, विस्त कहा जाएगा। इसको बोलेंगे विस्त कहा जाएंगे। क्या कहा जाएंगे? विस्त कहा जाएंगे। और इसको बोलेंगे रावी और व्यास को बोलते हैं बारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बारी। अब याद कैसे करेंगे? ये तो सिंधु वाला तो पकड़ में आ जाएगी, सिंधु नदी और झेलम नदी के सिंधु सागर क्षेत्र बोलेंगे। अब झेलम और चिनाब तो एक ही बार देखना है। झेलम कभी याद करना है, झी से चे लिखना, च से चा, तो झेलम नदी। अब रचना तो यहाँ ची भी आ जाएगा और र भी आ जाएगा। रावी और चिनाब दो शब्द आ रहे हैं तो दोनों शब्दों से पकड़ लेना। झिनाब और रावी नदी के बीच क्षेत्र को रचना का मैदान कहते हैं। रावी नदी और व्यास, व्यास बा लिख लेना है ना, इसको बारी कर लेना, हालांकि बारी है तो इसको बारी कर लेना, तो इसे व से पकड़ लेना है ना, और रा से रा कर लेना। अब सतलज और व्यास तो इसको विस्त क्षेत्र बोलते हैं। क्या? विस्त का मैदान कहा जाता है। हम देखें किसका क्षेत्र? झेलम नदी और सिंधु नदी, फिर देखा चिनाब नदी और रावी नदी का क्षेत्र देखा। अब इस प्रकार हम गंगा का मैदान देखेंगे। हम उसके बारे में और गंगा के बारे में पूरी डिटेल समझेंगे। और हमारा सभी वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, है ना। और बताएं कमेंट में कि हमारा समझाना कैसा रहा, है ना। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।